कैसे हो सब? मौज में? हम मौज में ही हो गए। तो शुरू करते हैं विथ माय ओपिनियन ऑन आवर चैनल मैथमेटिकल ओपिनियन। मैथमेटिक्स, भिन्न भिन्न भाषाओं में इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे हिंदी में गणित, इटालियन में मैथमेटिक्यू, फ्रेंच में मैथमेटिका एंड अरेबिक में एल रिएदो। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही है। तो आगे चलते हैं। अब मैथ्स का नाम सुन के कुछ लोग का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैथ्स क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो भैया इसका सीधा जवाब है, मैथ्स एक यूनिवर्स की लैंग्वेज है। इसलिए अगर आपको यूनिवर्स के बारे में समझना है, सीखना है, तो मैथ्स का आना ज़रूरी है। अब कुछ लोग यही बोलते हैं कि हमने मैथ्स का इन्वेंशन किया। तो खबरदार, जो चीज़ पहले से ही इस यूनिवर्स में, आप उसका इन्वेंशन नहीं कर सकते, आप उसकी डिस्कवरी कर सकते हो। जैसे आपको फॉसिल मिलते हैं, तो आपको फॉसिल ज़मीन में से मिलते हैं, तो आपने उसकी डिस्कवरी की, आपने उसका इन्वेंशन नहीं किया। ठीक है, तो मैथ्स पहले से ही थी, तो आपने मैथ्स का बिल्कुल भी इन्वेंशन नहीं किया है, आपने मैथ्स की डिस्कवरी की। तो मैथ्स की इसी डिस्कवरी पर आज इस वीडियो में करेंगे हम छोटी सी चर्चा। मैथमेटिक्स के सबसे पहले प्रूफ आर्कियोलॉजिस्ट को अफ्रीका की केव्स में मिले थे। उन्हें वहाँ पे कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न नोटिस हुए थे। वो पैटर्न आज से 70,000 ईयर पुराने थे। इसका मतलब इंसानों ने मैथ्स को सीखना और समझना शुरू किया था। बट अगर मैथ्स के रिटन प्रूफ की बात करें, तो वो प्रूफ हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिलता है। आप इमेज में देख सकते हैं, सुमेरियन एंशियंट मेसोपोटामिया में साउदर्न साइड में रहते थे। सुमेरियन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। सुमेरियन के बाद जो सिविलाइजेशन आई उसका नाम था अकाडियन, और अकाडियन के बाद जो सिविलाइजेशन आई जिसने ब्रेक थ्रू वर्क किया मैथमेटिक्स में, वो थी बेबीलोनियन। सुमेरियन सिविलाइजेशन आज से 5500 ईयर पहले इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद आई अकाडियन, और उसके बाद आई बेबीलोनियन जो आज से 3729 ईयर पहले इस्टेब्लिश हुई। सुमेरियन ही वो पहली सिविलाइजेशन थी जिसने एग्रीकल्चर, रिटन लैंग्वेज और व्हील्स का डेवलपमेंट किया। सुमेरियन के बाद अगर बात की जाए बेबीलोनियन की, अकाडियन के बारे में कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम बात करें अगर बेबीलोनियन की, तो बेबीलोनियन वो पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने बेस 60 सिस्टम दिया था। इसका मतलब होता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। कुछ वक्त बाद बेबीलोनियन के जो एक राजा थे जिनका नाम था हम्मुराबी, उन्होंने सुमेरियन, अकाडियंस और बेबीलोनियन इन तीनों की सिविलाइजेशंस को एक कर दिया, और फिर जो सिविलाइजेशन बनी उसका नाम हुआ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अभी आपने नाम सुना था मेसोपोटामिया, तो आप इमेज में देख सकते हैं मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में आई हुई एक जगह है, इसलिए उसका नाम मेसोपोटामिया रखा गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मिलकर बनी थी आर्केडियन, बेबीलोनियन और सुमेरियन से, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, और उसका डेवलपमेंट इजिप्ट के पास पहुंचा। इजिप्ट जो अपने मिस्टीरियस पिरामिड्स, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, तो थोड़ी सी उसकी बात कर लें। इजिप्ट वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस प्लेस में से एक, जहाँ के पिरामिड्स आज भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पज़ल है। वो ये पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिरामिड्स कैसे बने होंगे, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर जो ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं वो साइज़ में बहुत बड़े और भारी हैं, और पिरामिड खुद भी बहुत बड़ा है। तो कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा और कैसे उसको फिक्स किया गया होगा पिरामिड में, ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इजिप्ट की बात करेंगे। इजिप्ट जिसने मैथमेटिक्स में 2 बुक्स लिखी, जिसका नाम था मास्को पपायरस और रहीन पपायरस।
इन दोनों बुक्स में इजिप्शियन ने मैथ्स की क्वांटिटीज़ लाइक प्राइम नंबर्स, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए थे इस बुक्स में। इजिप्शियन की जो मैथमेटिक्स थी वो उनकी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में दिखती थी, और इसलिए ये जो एक अट्रैक्शन है ये पहुंचा ग्रीस। ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक। ग्रीस की मैथमेटिक्स इंडियन मैथमेटिक्स और इजिप्शियन मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड है। ग्रीस की मैथमेटिक्स में सबसे पहला रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो है थेल्स। थेल्स के पास एक साइंटिफिक अप्रोच थी हर एक प्रॉब्लम के लिए। थेल्स का मानना था कि पृथ्वी पर अगर भूकंप आता है तो इसका रीज़न है पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है, और जब उस पानी पर लहरें बनती हैं तो वो लहरें कारण है पृथ्वी पर भूकंप का। तो ये थेल्स की साइंटिफिक अप्रोच थी, जो करेक्ट तो नहीं है लेकिन कहा जा सकता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच तो है। या थेल्स ने मैथ्स में बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिसमें से उनकी एक डिस्कवरी है थेल्स थ्योरम, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो ट्रायंगल जो है ऊपर की साइड और नीचे की साइड वो इक्वल होगी सामने वाले साइड के ऊपर के और नीचे के साइड के। मतलब यहाँ पे ए ई इक्वल होगा ए एफ के और ई बी इक्वल होगा एफ सी के। वैसे इसके बारे में आगे चलकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं अब पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस जो लोग कहते हैं कि थेल्स के स्टूडेंट थे, लेकिन वो थेल्स के स्टूडेंट थे। मतलब उन्होंने जो नॉलेज गेन किया था वो थेल्स के स्टूडेंट से किया था। पाइथागोरस ने हर एक जगह जाकर मैथमेटिक्स का नॉलेज गेन किया। उसके बाद उन्होंने पाइथागोरियन स्कूल की स्टैब्लिशमेंट की। उस स्कूल में उन्होंने एक थ्योरम की डिस्कवरी की। उस थ्योरम का नाम था पाइथागोरन थ्योरम या पाइथागोरियस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस ट्रायंगल भी कहते हैं। तो पाइथागोरस ने उसमें ये बताया कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अगर आप एडिशन करते हैं तो वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। उसको उन्होंने बताया कि h मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। उस थ्योरम का इस्तेमाल इंडियन मैथमेटिशियन और इजिप्शियन मैथमेटिशियन बहुत सालों पहले से करते थे, मतलब पाइथागोरस से भी पहले। इंडियन मैथमेटिक्स में इसको बौधायन सुलभ सूत्र के नाम से जानते हैं, बट वही बात कि हमारे पास रिटन में कोई प्रूफ नहीं था और पाइथागोरस के पास रिटन में प्रूफ था, इसलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस के बाद ग्रीस के मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ब्रेक थ्रू काम अगर किसी ने किया है या सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो वह यूक्लिड। यूक्लिड ने अपनी हर एक डिस्कवरीज की रिटन में प्रूफ रखना शुरू कर दिया। मतलब यूक्लिड ने जिस भी चीज़ की डिस्कवरी की उसको वो रिटन में लिखते थे, जिसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स। उस बुक के हर एक कंटेंट में से हम हर एक चैप्टर बना सकते हैं। मतलब यूक्लिड ने उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, जियोमेट्री, अलजेब्रा एक्सेट्रा। इस हर एक टॉपिक पे एक बुक बन सकती है। तो यूक्लिड एक प्योर मैथमेटिशियन जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ मैथमेटिक्स के लिए न्यौछावर कर दी। तो यूक्लिड ने बहुत सी इन्वेंशन की और हम आज भी यूक्लिड को एज अ फादर ऑफ अ जियोमेट्री कहते हैं। अब हमने ग्रीस के मैथमेटिक्स की बात की। अब जब ग्रीस के मैथमेटिक्स की बात की है तो इंडियन मैथमेटिक्स की बात ना करें, ऐसा कैसे चलेगा। तो अब हम बात करेंगे इंडियन मैथमेटिक्स की। इंडियन मैथमेटिक्स हमारे प्यारे भारतीय गणित जो सदियों पहले से ही डेवलप थी। अगर इंडियन मैथमेटिक्स की बात करें
तो इंडियन मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैथमेटिशियन का जो नाम आता है वो थे ऋषि पिंगला। ऋषि पिंगला ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। बाइनरी नंबर सिस्टम में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि लघु और दीर्घ ऐसे दो शब्द जिसका मतलब होता है लघु छोटा, दीर्घ बड़ा, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट की थी जिसको हम आज के टाइम में बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। हम लघु का मतलब 0 और दीर्घ का मतलब 1 समझ सकते हैं, समझ के सकते हैं ही। तो आगे चलकर ऋषि पिंगला ने पास्कल ट्रायंगल और बाइनोमियल थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और सबसे महान मैथमेटिशियन जो आए उनका नाम था आर्यभट्ट, और सबसे ब्रेक थ्रू काम किया उन्होंने मैथमेटिक्स में, क्योंकि तब तक रिटन लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी थी। रिटन लैंग्वेज की अगर बात करें तो उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम, जिसके अंदर उन्होंने मैथ्स के कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए हैं। उन्होंने बहुत से डिस्कवरीज़ की मैथमेटिक्स में, जिसमें कुछ डिस्कवरीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने अर्थ की पेरीमीटर को अर्थ पर रहते हुए फाइंड कर लिया था, मतलब स्पेस में तो नहीं गए थे, लेकिन वो अर्थ पर बैठे हुए अर्थ की पेरीमीटर को फाइंड एकदम परफेक्ट फाइंड किया था। मतलब वो जो वैल्यू आई थी अर्थ के पेरीमीटर की वो 99% एक्यूरेट थी। बट यही तो प्रॉब्लम है, 99% एक्यूरेट का मतलब 100%, तो उन्होंने 99% परफेक्ट वैल्यू फाइंड की थी। उन्होंने पाई की भी वैल्यू दी थी जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट थी, मीन्स 3.141 आई थिंक, या ये भी हो सकता है 3.141,562, बट उन्होंने जो वैल्यू दी थी वो थी 3.141, मतलब 3 डिजिट के, मतलब 3 डिजिट तक उन्होंने परफेक्ट वैल्यू दी थी पाई की। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो भी दिया था उन्होंने, बट ज़ीरो का यूज़ नहीं किया था। उन्होंने ज़ीरो को एज अ नंबर डिस्क्राइब किया था। ज़ीरो को एज अ नंबर डिस्क्राइब करने के बाद उसको यूज़ करने का आइडिया ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्मगुप्त जो आर्यभट्ट के बाद आए, उन्होंने आइडिया दिया कि अगर 1 में 0 प्लस किया जाए तो आंसर आएगा 1, 1 में से 0 माइनस किया जाए तो आंसर आएगा 1, और अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा आपका 0। बट वो एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए थे कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। उस प्रॉब्लम को आगे चलकर सॉल्व किया भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। भास्कराचार्य ने भी बहुत सी इन्वेंशंस ने बहुत सी डिस्कवरीज की, लेकिन अब सबकी डिस्कवरीज की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भास्कराचार्य के बाद जो एक मैथमेटिशियन आए वो थे माधव, जो केरल साइड में रहते थे, और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की आर्यभट्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की पेरीमीटर वाली। आर्यभट्ट ने जो अर्थ का पेरीमीटर फाइंड किया था वो परफेक्ट नहीं था, मीन्स 99% था बट 100% नहीं था। माधव ने उसको 100% किया, मीन्स माधव ने जो वैल्यू फाइंड की अर्थ के पेरीमीटर की वो 100% एक्यूरेट थी। अब इतने महान मैथमेटिशियन इंडिया में थे तो इंडियन मैथमेटिक्स का नाम तो आना ही था महान लोगों की लिस्ट में। तो यही वो बेस हैं जिन्होंने आगे चलकर मैथमेटिशियंस को एक रास्ता दिया कि मैथमेटिक्स में कैसे रिसर्च करनी, कैसे इन्वेंशंस करने। अब मैथ्स की कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जिसको मिलेनियम प्रॉब्लम बोलते हैं, अब टोटल 7 मिलेनियम प्रॉब्लम है, जिसमें से एक मिलेनियम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हाँ, इसको सॉल्व किया है रशिया के मैथमेटिशियन ग्रिगोरी पेरेलमैन ने। ग्रिगोरी पेरेलमैन ने पॉइंटियर कंजेक्चर को सॉल्व किया और तकरीबन 7 साल लगे उन्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। फिर इस इक्वेशन को चेक करने में मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने 4 साल और लगा दिए, टोटल 11 साल।
ग्रेगोरी पेरेलमैन बचपन से ही मैथ्स पढ़ते थे। उनको मैथ्स के सिवा कोई भी सब्जेक्ट ना ही पसंद था, ना ही पढ़ाया जाता था। उनकी मॉम खुद एक मैथमेटिशियन थी, तो उनको ऐसे स्कूल में रखा गया जिसमें सिर्फ मैथ्स पढ़ाई जाती है। अब इतनी मैथ्स पढ़ने के बाद बंदे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 7 साल लगते हैं। माय गॉड, मतलब मैथ्स का बहुत ही डीप नॉलेज है ये। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है P वर्सेस NP, सेकंड है हॉज कंजेक्चर, थर्ड है रीमन हाइपोथेसिस, फोर्थ है यांग माइल्स एग्जिस्टेंस एंड मास गैप, फिफ्थ है नावियर स्टोक एग्जिस्टेंस एंड स्मूथनेस, सिक्स है डायर कंजेक्चर एंड लास्ट पॉइंकर कंजेक्चर जो सॉल्व हो चुका है। तो टोटल 6 मिलेनियम प्रॉब्लम है। इसको मिलेनियम प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं कि एक तो ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, मतलब कई टाइम बीत गए लेकिन ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, कह सकते हैं कई साल बीत गए। और दूसरा, अगर इसमें से आप कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आपको $1 मिलियन मिलते हैं। मीन्स अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेट मैं कहूँगा 9 to 8 करोड़, मीन्स 10 करोड़ समझ लो मोटा मोटा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, सीखने के लिए एडवांस लेवल की मैथ्स एंड फिज़िक्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है मिलेनियम प्रॉब्लम। अगर इसमें से कोई भी सॉल्व होती है तो हमें साइंस के और नज़दीक लेके जाती है, हमें सच्चाई की और नज़दीक लेके जाती है और हमारे लिए नए नए डायमेंशन खुलते हैं। आप मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। वैसे बचपन में हमने मैथ्स और मैथमेटिशियन को बहुत दुआएं दी हैं। अगर मैथ्स कोई ह्यूमन होता और मैथमेटिशियन ज़िंदा होता है तो हमारी दुआएं सुन के मैथ्स यूनिवर्स छोड़ देता और मैथमेटिशियन दुनिया। लेकिन इन सब से हट के हमारी लाइफ से मैथ्स के लिए एक छोटी सी पोएट्री। याद है वो दिन जब टेबल से याद करते हुए भूल जाना, फिर टीचर के सामने यूँ बहाने बनाना, माँ की झूठी कसमें खाना, फिर टीचर का हमारे शुभ चिंतकों को बुलाना। शुभ चिंतक मीन्स पेरेंट्स। हाँ, तो फिर टीचर का हमारे शुभ चिंतकों को बुलाना, उनके हाथों कुटाई और सुताई करवाना, बहुत याद आता है। याद है वो दिन जब मार्कशीट में 0 की बाढ़ आई थी क्योंकि साथ में माँ आई थी, इसलिए घर पर चप्पलों और थप्पड़ों की बहार आई थी। बहुत याद आते वो दिन। इस चक्कर में मैथ्स और मैथमेटिशियन से कर ली दुश्मनी, सोचा इनमें ही है कोई ना कोई कमी। लेकिन आज जब सोचता हूँ तो ना थी मैथ्स और ना थी मैथमेटिशियन में कमी, क्योंकि उस दुनिया का आधार मैथ्स ही है कहीं ना कहीं। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।